दिस इज लेक्चर नंबर 3B। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन भी हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। अब हम आज करने जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी, हमने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो हमारे पास कोई एक फोर्स होती है जो कि टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। अगर वो फोर्स नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट नहीं कर सकेगा, बल्कि वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अच्छा, अब अगर वो सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ कोई भी चीज, जैसे ये है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन वो फोर्स क्या होगी जो कि इसको मूव करवा रही है, सही है, जिस फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी डायरेक्शन किस साइड पर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ठीक है। इसको हमने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स बोला था। अच्छा, जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ होती है। अब मुझे एक चीज ये बताएं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और अगर कोई फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींच रही है तो वो तो सेंटर की तरफ ही आके गिर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स भी तो होगी ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमने बात की कि अर्थ है ना, सही है, वो सन के अराउंड मूव कर रही है, सन के अराउंड मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूअस मूव कर रही है। वो जाके कोई ऐसी फोर्स तो नहीं है ना कि उसको सेंटर ऑफ द सर्कल यानी सन से लाके टकरा दे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो कोई ऐसी फोर्स है, अगर वो उसको सेंटर में मूव करवाने के लिए टूवर्ड्स द सेंटर उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कोई और फोर्स भी है जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर उसको लेके जा रही है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, जैसे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई और एक और फोर्स है जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। दोनों इक्वल होती है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मूवमेंट कर लेता है, ठीक है क्लास। इसमें हम पढ़ लेते हैं पेज नंबर 111 के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी बुक के अंदर गिवन है। When a body is moving along circular path, it has a tendency to move along the tangent, but a force is acting on it directed towards the center of the circle, which keeps the body to move in circle called centripetal force. According to the Newton's third law of motion, there must be a reaction force directed away from the center of the circle and is equal in magnitude but opposite in डायरेक्शन, तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही होता है आप लोगों के पास कि अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है, यानी अगर एक फोर्स है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो उसकी अपोजिट फोर्स क्या होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी, ठीक है। When a stone at the end of a string while to keep the stone in circular motion, a force acts pull it inward along the string. According to the third law of motion, stone reacts and exert an equal force outward on the hand. The outward force on the hand is called centrifugal force. ये वही एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करी है जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर में बताई थी। मैंने बोला था कि एक आप लोग रोप या स्ट्रिंग ले लें और उसको इस तरह से यूं करके स्टोन बांध के और उसको घुमाना शुरू कर दें, ठीक है। इस तरह से आप लोग जब इसको कंटिन्यूस घुमाएंगे तो आप देखेंगे आप लोगों को सर्कुलर मूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी। जो सर्कुलर मूवमेंट नजर आनी शुरू हो जाएगी कि स्टोन जो है कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है। तो आप लोगों के पास जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल फोर्स होगी वो हमारे पास कौन सी वाली होगी, इनवर्ट फोर्स जो होगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब स्टोन जो है, स्टोन आउटवर्ड भी फोर्स लगाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी, सही है, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, ठीक है क्लास। वो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगी, सही है। तो अब आप लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला वो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा। उसके बाद
हम लोग आगे रीच करते हैं, उसके बाद का टॉपिक रीच कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत आसान है, बस एक रिएक्टिव फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है क्लास, अब हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास है, जिसके अंदर एक लॉ हम लोग पढ़ेंगे, सही है, और उसको ड्राइव भी करेंगे। उस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स में जो भी बॉडीज हैं, यानी जितनी भी बॉडीज हैं, सही है, हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही होती है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। अच्छा, वो फोर्स इतनी ज़्यादा कम होती है कि हमें वैसे नज़र नहीं आ रहा होता। मैं अब जैसे बात कर रही हूँ, आपको लगे कि अगर मैं बोलूँ कि दो डैश रखी हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रही हैं, सही है, और एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो ये आपके पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम होती है कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा था, हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये एक लॉ है जो कि यूनिवर्सल लॉ है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू इतनी कम होती क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप आगे देखेंगे जो इसका कांस्टेंट आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी पावर -11 के अंदर आएगी। ठीक है, -11 के होने की वजह से जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसको हम रीड कर लेते हैं। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय इसाक न्यूटन इन द ईयर 1686। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस लॉ इज ट्रू नॉट ओनली फॉर द हेवनली बॉडीज बट इज ऑल्सो ट्रू ऑफ एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स। यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, उन सबके ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every body in this universe attract every other body with a force which is directly proportional to product of their masses। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दो बॉडीज के मासेस के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दो बॉडीज हैं, इसका मतलब है जैसे मैं एक बॉडी ले लेती हूँ, इसका सेंटर जो है आपके पास ये है और एक बॉडी आप लोगों के पास ये है। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होगी, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और हमारे पास क्या होगा, और हमारे पास है आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के, यानी जितने ज़्यादा मास होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। और दूसरी चीज़ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इसका स्क्वायर करते हैं, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता चला जाएगा उतनी ही फोर्स कम होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा फोर्स होगी। इनवर्स का यही मतलब हो जाएगा ना कि अपोजिट चलेगा। तो आप लोग के पास ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो आप लोग के पास फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके डिस्टेंस के, सेंटर से डिस्टेंस का लेके आप स्क्वायर लेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, और उसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, इसकी स्टेटमेंट आपको गिवन है एवरी बॉडी से लेकर कहाँ तक, बिटवीन देयर सेंटर्स पर। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन हमें करनी है। ये आप लोगों को मैंने स्टेटमेंट समझा दी, स्टेटमेंट में साथ ही मैंने लिख के भी और सब करके समझा दिया, जो कि आपको स्टेटमेंट में लिखना नहीं होता है, किसमें लिखना होगा, जब डेरिवेशन करेंगे तो उसके अंदर करके लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डेरिवेशन है, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग दो बॉडीज ले लेते हैं, एक ए बोल देते हैं और एक बॉडी बी बोल देते हैं। इसको मैंने ए का नाम दे देती हूँ और इसको बी का नाम दे देती हूँ। इसका मास m1 और इसका मास m2 हो गया। ठीक है, that are placed with their centers at distance r from each other as shown in figure. According to the Newton's law of gravitation, the force of attraction exerted by body A on body B is same in magnitude but opposite in direction to the force which exerted by body B on A.
यानी क्या मतलब हो गया, ये वाली फोर्स जो इसके बॉडी ए जो बॉडी बी पे फोर्स लगा रहा होगा वो एग्जैक्टली सेम होगी जो बॉडी बी ए के ऊपर अप्लाई कर रहा होगा। ये इस तरफ से फोर्स लगाएगा, यहाँ से फोर्स लगाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। और ये फोर्स कैसी होगी, फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है, अब मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूं, ठीक है, ये दोनों फोर्सेज है ना, यानी ये एक ही फोर्स है जो कि इसका प्रोडक्ट अब हमने बताया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं, यानी कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है जो कि हमारे पास कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो वो आप लोग के पास हो जाएगा कैपिटल G। सही है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास कहलाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। लिखा हुआ भी है द प्रोपोर्शन above may be converted to an equation on multiplication by a constant g which is called a gravitational constant। तो F is equals to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। G जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखी हुई है। Numeric value of G depends on the units in which force, mass and distance are expressed। SI यूनिट में इसकी वैल्यू है जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, G की वैल्यू क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 6.67 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब ये देखिए इसका यूनिट कैसे आया है, इसका यूनिट आप लोग के पास है G फाइंड आउट करना है, G को यहीं छोड़ दें, F के साथ r स्क्वायर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये चीज जो है वो डिवाइड में चली जाएगी। यानी कि मैं इसका यूनिट निकालने बता रही हूँ, f r स्क्वायर m1 m2। f का यूनिट होता है न्यूटन, r होता है मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, और ये केजी और ये केजी मल्टीप्लाई हुए तो केजी स्क्वायर हो गया। तो ये यूनिट हो गया किसका, g का। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है 6.67 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो आपकी वैल्यू है एसआई यूनिट के अंदर। ठीक है, ये एसआई यूनिट है इसका। अगर सीजीएस सिस्टम गिवन हो, यानी यहाँ पे सेंटीमीटर्स होते हैं और ग्राम्स होते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास न्यूटन किसके बराबर होता है, डाइन के बराबर होता है। न्यूटन क्या आ जाता है, डाइन हो जाता है। ठीक है, न्यूटन को का यूनिट हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। अपनी अपनी बुक्स में थोड़ा सा ये सही कर लीजिएगा, तो उस वक्त उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जो कि आप लोग सही करके लिखेंगे। 6.67 इंटू 10 टू पावर -8 होगी और ये होगी डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और केजी की जगह ये है ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप लोग के पास बुक में गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही करके लिख लीजिएगा। ओके, ये सबको समझ आ गया। अब आप लोगों को लिखना कैसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन तो अब आप लोग खुद लिखेंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की हेडिंग डालेंगे, उसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास कहाँ लिखा है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में आप लोगों को सबसे पहले लिखनी है स्टेटमेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की हेडिंग डालेंगे, उसके अंदर आप लोग सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट जो है एवरी बॉडी से लेकर इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हुई है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डेरिवेशन की। ठीक है, इसके अंदर फिगर भी बनेगी डेरिवेशन। ये आप लोग के पास आ सकता है ड्राइव F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर करके भी आ सकता है कि इसको ड्राइव करें। तो आप लोग कंसीडर से लेकर और कहाँ तक लिख लेंगे, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर तक, एंड तक, इस पेज के पूरे एंड तक जो है वो आप लोग डेरिवेशन को लिखेंगे। यहाँ पर आप लोग के पास 1 और 2 इक्वेशंस भी बिल्कुल सही लिखी हुई हैं, तो एज इट इज लिख लीजिएगा। बस 7.3 जो लिखा हुआ है वो नहीं लिखिएगा, उसकी जगह आप लोग कैसे लिखेंगे, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर लिखा है, इसको इस तरह से बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद फिर G की हमें वैल्यू लिखनी है, तो हम लोग लिखेंगे द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कांस्टेंट G
या फिर द वैल्यू ऑफ जी इज, ऐसे लिख लीजिएगा, द वैल्यू ऑफ जी इज जी इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और करके दूसरी वैल्यू भी लिख लीजिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एसआई यूनिट में क्या है और सीजीएस सिस्टम में क्या है। ठीक है क्लास, होपफुली आप लोग सब काम कंप्लीट कर लेंगे। इजी सा था, एक डेरिवेशन है जिसको अच्छी तरीके से दोबारा समझ लीजिएगा। यही वाली जो डेरिवेशन है, इसी के थ्रू जो है वो आगे वाली डेरिवेशन में करवाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में मास ऑफ अर्थ की। ठीक है, जब आपको ये सही से समझ आ जाएगी तो फिर आगे वाली डेरिवेशन भी समझ आ जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।